फार्मेसी के ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट का फिर से स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इससे पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको सेल यानी कोशिका के बारे में समझाया था कि कोशिका क्या होती है और इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। और कुछ स्टूडेंट ने सेल का डायग्राम बनाया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने अभी तक सेल का डायग्राम नहीं बनाया है। जिन्होंने नहीं बनाया है वो जल्दी से अपनी कॉपी पर सेल का डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और लगभग कई बार आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सेल की विस्तृत संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोशिका की संरचना। तो कोशिका की जो संरचना होती है उसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला है कोशिका कला अथवा कोशिका झिल्ली, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरीके से दूसरा जो भाग होता है वो होता है कोशिका द्रव्य। इस झिल्ली के अंदर जो कुछ भी तरल पदार्थ भरा रहता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पड़े रहते हैं। तीसरा है हमारा केंद्रक। कोशिका के बिल्कुल सेंटर में बीच में एक गोलाकार संरचना होती है बड़ी सी, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा तो आप लोगों ने केंद्रक के बारे में देखा होगा। फिर भी हम आप लोगों को एक बार चित्र में आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला। तो ये बाहर की तरफ कोशिका कला है, इसमें अंदर की तरफ जो कुछ भी ये भरा हुआ है चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो इसी कोशिका द्रव्य में आप लोग देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पड़े हुए हैं। ये आपने नाम लिखे होंगे, ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांग इसके अंदर पड़े हुए हैं। अब तीसरा जो भाग है कोशिका का वो है केंद्रक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये केंद्रक गोलाकार संरचना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 भागों में बटी रहती है कोशिका। अब सबसे पहली जो संरचना है कोशिका कला, आज के लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कोशिका कला क्या होती है और इसके क्या कार्य होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सभी जीवों में जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म को घेरे हुए अर्ध पारगम्य या विभेदी पारगम्य डिफरेंशियल परमिएबल झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका कला या कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसके कई नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो सभी जीवों में जो एनिमल्स हैं उन सभी में सबसे बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है वो कौन सी झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। और कोशिका झिल्ली से जो है जीव द्रव्य जो है वो घिरा रहता है, साइटोप्लाज्म जो है वो घिरा रहता है। यानी कोशिका के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है वो झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। उसके चारों तरफ जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ये कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। यहाँ पर लिख रखा है अर्धपारगम्य, यानी कुछ चीज़ों को ये अपने अंदर से होकर के जाने देती है और कुछ चीज़ों को ये रोक देती है, इसलिए इसको कहते हैं अर्धपारगम्य। इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमिएबल। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कोशिका कला, या इसको विभेदी पारगम्य भी कहते हैं, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब जो कोशिका झिल्ली है इसका सबसे पहले जो नाम है कोशिका कला, ये किसने रखा था? 2 साइंटिस्ट थे, नगेली और क्रैमर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नगेली तथा क्रैमर ने 1855 में कोशिका के बाहर उपस्थित झिल्ली को कोशिका कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। सबसे पहले 1855 में नगेली और क्रैमर ने इसका नाम क्या रखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला। जेक्यू प्लोअर ने प्लाज्मा लेमा नाम दिया। उसके बाद इसका नाम प्लाज्मा लेमा किसने रखा?
JQ प्लोअर, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको क्या कह दिया, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तो जंत कोशिकाओं की अगर बात करें तो जंत कोशिका में ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है। क्योंकि हमको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है, इसलिए हम लोगों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सबसे बाहरी जो परत होती है, सबसे बाहरी झिल्ली होती है कोशिका की, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला। लेकिन जंतु जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, तो प्लांट्स में सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। लेकिन हमको प्लांट से यहाँ पर मतलब नहीं है, हमको ह्यूमन सेल्स से लेना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो जंतु की कोशिका होती है उसमें सबसे बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका रासायनिक संगठन हम लोग देख लेते हैं कि ये किस चीज़ की बनी हुई होती है। रासायनिक संगठन यानी इसकी रासायनिक संरचना क्या होती है, केमिकली ये किस चीज़ की बनी हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रासायनिक संगठन क्या होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो जैव रासायनिक अनुसंधानों से यहाँ स्पष्ट हुआ है कि कोशिका झिल्ली लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, देखो जो कोशिका कला होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक है आपका लिपिड, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो लिपिड होता है, लिपिड बाई लेयर में पाया जाता है, यानी दोहरी कला होती है। 2 परतें होती हैं लिपिड की एक दूसरे के ऊपर। तो 2 परतों में लिपिड की जो लेयर होती है वो 2 परतों में पाई जाती है। 2 परतें अभी आपको चित्र दिखाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो लिपिड की 2 परतें होती हैं। प्रोटीन जो होती है वो लिपिड की परतों के अंदर धसी रहती है। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इसके लिपिड के ऊपर लगा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी संरचना में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यानी ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कोशिका कला होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिका कला में लिपिड 2 परतों में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक परत में लिपिड अणुओं के शीर्ष बाहर की ओर और पुच्छ यानी टेल अंदर की ओर होते हैं। अब जो लिपिड की बाई लेयर होती है, यानी 2 लेयरों में लिपिड की 2 परतें होती हैं, उन 2 परतों में अगर हम लिपिड को देखें तो लिपिड का जो हेड होता है, सिर होता है, वो किधर होता है, बाहर की ओर होता है। और जो पूंछ होती है, टेल जो होती है, वो कैसी होती है, अंदर की ओर होती है। जो लिपिड की संरचना होती है वो थोड़ा सा इस प्रकार की होती है। लिपिड की संरचना इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो लिपिड की संरचना इस प्रकार की होती है, ये कहलाता है हेड, इसको हेड कहते हैं। और ये नीचे की तरफ कहलाती है टेल। तो हेड जो होता है वो किधर होता है, ये बाहर की तरफ रहता है हेड, और टेल जो होती है वो पूंछ जो होती है वो अंदर की तरफ रहती है। ठीक है, तो आइए चित्र में इसको हम समझ लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिपिड की बाई लेयर है, एक लेयर ये है लिपिड की, दूसरी लेयर ये है। ठीक है, तो 2 लेयर में है। आप लोग देख सकते हैं इसकी टेल जो है वो कहाँ है, अंदर की तरफ। टेल जो है वो अंदर की तरफ है, इस तरह से अंदर की तरफ हैं, और हेड जो हैं वो सभी के किधर हैं, बाहर की ओर हैं। ठीक है, तो हेड जो होते हैं लिपिड के बाहर की तरफ रहते हैं और टेल जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। अब इसकी जो संरचना है, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ये जो मॉडल है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है, और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। कई मॉडल और भी हैं, लेकिन उन मॉडल को हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, यहाँ पर नीचे लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके बारे में हमको स्टडी करनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसमें आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये 2 लेयर किसकी होती है, लिपिड की। ये आप लिपिड की 2 लेयर देख सकते हैं,
एक इस तरीके से ऊपर है, एक इस तरह से नीचे है, और इसके हेड बाहर की तरफ हैं और टेल किधर है, अंदर की तरफ है लिपिड की। और इसमें ये जो संरचनाएं हैं इस तरह से, ये जो संरचनाएं बना रखी हैं इनको हम प्रोटीन कहते हैं। और ये जो होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ये प्रोटीन दो प्रकार की होती हैं, एक तो इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती हैं भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड की 2 तो लेयर हो गई, आप लोगों ने देख लिया। लेकिन जो प्रोटीन होती है वो भी 2 तरह की होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इनका मतलब होता है अंदर, जो अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी रहती हैं जो प्रोटीन, उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो बाहर की तरफ रहती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो एक्स मतलब होता है बाहर की ओर, ठीक है। तो बाहर की तरफ जो प्रोटीन रहती हैं उसको हम एक्सट्रिंसिक, और जो अंदर की तरफ धसी रहती हैं उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो प्रोटीन हैं ये कैसी हैं? इंट्रिंसिक हैं। यहाँ पर लिख रखा है उन्होंने इंट्रिंसिक प्रोटीन, लेकिन ये देखो साइड में छोटी सी प्रोटीन का अणु लगा हुआ है, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। तो बाहर की तरफ जो प्रोटीन चिपकी रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और अंदर की तरफ जो धसी रहती है पूरी मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ देखो पूरी धसी हुई है मेम्ब्रेन के अंदर, ये यहाँ पर भी दिखा रखा है, यहाँ पर भी, ये सब धसी हुई हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसलिए ये कैसी प्रोटीन है? इंट्रिंसिक प्रोटीन है। जो बिल्कुल ऊपरी सतह पर चिपकी रहती हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इसी तरीके से तीसरी जो कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है यूनिट के रूप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऊपर की तरफ, ये इस तरह की ये संरचनाएं जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या प्रोटीन के साथ ये जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट चेन जो हैं वो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इसकी पूरी संरचना में आप लोग देख सकते हैं 3 चीज़ें हैं, एक तो लिपिड की बाइलेयर है, दोहरी परत है, दूसरी प्रोटीन है, प्रोटीन 2 तरह की हैं आपकी, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन, और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट चेन के रूप में इसकी सतह से जुड़ा रहता है। तो 3 ही चीज़ें इसकी संरचना में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कोशिका कला की संरचना के बारे में अध्ययन किया, ये चित्र भी आप लोग बना लेंगे, और इसके बारे में जो लिखा हुआ है उसको भी आप लोग लिख लेंगे। अब बात करते हैं कोशिका कला के कार्य की, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका कला जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसके कार्य क्या क्या हैं, यहाँ पर हम उसके कार्यों का वर्णन, कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली का सबसे पहला कार्य है वो है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब जो होता है पारगम्यता, हिंदी में पारगम्यता कहते हैं और इंग्लिश में परमिएबिलिटी कहते हैं। तो पारगम्यता जो होती है झिल्ली की कैसी होती है? अर्ध पारगम्य होती है, यानी कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ चीज़ों को अंदर नहीं आने देती है, इसलिए इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन विभिन्न पदार्थों के कोशिका के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने पर नियंत्रण रखती है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी अंदर घुस आएगा कोशिका के अंदर और कोई भी कोशिका से बाहर चला जाएगा, ये उसको नियंत्रित करती है, ठीक है। कोशिका कला जो है ये उसको नियंत्रित करती है कि किसको अंदर आना है, किसको अंदर नहीं आना है। इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक अर्धपारगम्य यानी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली तो कहते ही हैं, साथ में चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। सिलेक्टिव परमिएबल यानी सिलेक्टिव चीज़ें ही अंदर जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो पहली तो हो गई परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता। दूसरा जो इसका कार्य है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ कोशिका के जब अंदर की तरफ जाती है, यानी कोई भी चीज़ कोशिका के जब अंदर जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं
एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, यहाँ पर देखो लिख रखा है, कोशिका झिल्ली के सहारे कोशिका द्वारा पदार्थों का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब अंदर की तरफ लेना, ठीक है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अब जो एंडोसाइटोसिस होता है सेल मेम्ब्रेन में, ये दो तरह का होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख रखा है, पहला है पिनोसाइटोसिस। इसको थोड़ा सा पॉइंट डाल लीजिएगा लिखने में, इसको फर्स्ट पॉइंट दे दीजिएगा और इसको सेकेंड पॉइंट दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसको पॉइंट में लिख लीजिएगा। पहला क्या है, पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस जो होता है इसको कहते हैं सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग मतलब आप ड्रिंक करते हो, कोई चीज़ पीते हो, तो पीने में लिक्विड चीज़ ही आप पी सकते हो, जैसे दूध है, पानी है, तो लिक्विड चीज़ ही आप पिएंगे। तो जब कोई चीज़ लिक्विड चीज़ सेल मेम्ब्रेन के अंदर से होकर के जाती है, कोशिका झिल्ली के पार होकर के जाती है लिक्विड, ठीक है, तब वो कहलाता है पिनोसाइटोसिस। उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। यहाँ लेकिन तरल पदार्थ के अंतर्गण को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो टर्म है वो है फैगोसाइटोसिस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जब सॉलिड फूड मटेरियल जो है कोशिका कला को पार करके कोशिका के अंदर जाता है। आने की बात नहीं है कोशिका से बाहर, कोशिका के अंदर ही जा रही है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में कोशिका कला के अंदर चीज़ें जाएंगी, ठीक है, कोशिका के अंदर इंटर करेंगी। तो दो तरीके से एंटर करती हैं, या तो पिनोसाइटोसिस होगा या फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, जो लिक्विड चीज़ें हैं वो कोशिका कला को पार करके अंदर जाएंगी, और फैगोसाइटोसिस में क्या होगा, जो ठोस फूड मटेरियल होते हैं, सॉलिड फूड मटेरियल होते हैं, वो कोशिका कला को पार करके अंदर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। यहाँ पर लिख रखा है ठोस पदार्थों के अंतर्ग्रहण को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा जो कार्य है वो है एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, एंडो में क्या हो रहा था कि अंदर जा रही थी चीज़ें, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा कि सेल के अंदर कोई भी हार्मफुल पदार्थ है, ठीक है, जो यूज़लेस है सेल के लिए, उसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सोसाइटोसिस करना पड़ेगा। यानी सेल के अंदर से पदार्थ जो हैं, कंपोनेंट जो हैं, वो कहाँ जाते हैं, बाहर की तरफ, सेल से बाहर की तरफ, कोशिका कला से होते हुए सेल की बाहर की तरफ चले जाएं, तो इसको कहेंगे एक्सो का मतलब बाहर की तरफ। तो एक्सोसाइटोसिस, जब आप कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो एक्सोसाइटोसिस, जब आप कमरे के अंदर इंटर कर रहे हैं तो एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, सेल के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो कोशिका से बाहर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रक्रिया में पुटिका यानी वेसाइकिल झिल्ली कोशिका झिल्ली से संलयित होकर अपने पदार्थों को कोशिका से बाहर आसपास के माध्यम में निकाल देती है। यहाँ पुटिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका झिल्ली से संलयित हो जाती है। एक है पुटिका झिल्ली और दूसरा है कोशिका झिल्ली। चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि पुटिका यानी वेसाइकिल झिल्ली क्या है, वेसाइकिल मेम्ब्रेन क्या है, और कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन किस तरह से संलयित होते हैं आपस में। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने दिखाया है आपको, ये एक्सोसाइटोसिस हो रही है। यहाँ पर ये एक्सोसाइटोसिस यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सेल के अंदर वेसाइकिल है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे सब्सटेंस भरे हुए हैं जो कि यूज़लेस हैं सेल के लिए, और इनको कहाँ निकालना है, सेल से बाहर निकालना है। तो ये वेसाइकिल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है, वेसाइकिल की मेम्ब्रेन है, ये किसके साथ फ्यूज हो जाती है, किसके साथ जुड़ जाती है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके साथ ये देखो यहाँ पर जुड़ गई, ठीक है। जुड़ने के बाद ये बाहर की तरफ खुल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बाहर की तरफ ये खुल जाती है, और इसके अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, सेल से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सोसाइटोसिस है
इस प्रक्रिया में पुटिका झिल्ली, आपने देखा वेसाइकिल की झिल्ली और कोशिका की झिल्ली सल्लाइत यानी आपस में जुड़कर अपने पदार्थों को कोशिका से बाहर आसपास के माध्यम में निकाल देती है। इसे कोशिका बमन यानी सेल वोमिटिंग कहते हैं। जैसे उल्टी होती है हम लोगों को, वोमिटिंग होती है, तो हमारे जो बॉडी के अंदर जितना भी फूड मटेरियल होता है वो बाहर मुंह से बाहर आ जाता है, ठीक है, तो इसको वोमिटिंग कहते हैं। तो इसी तरीके से सेल वोमिटिंग भी होती है, यानी कोशिका भी जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल देती, तो एक तरह से ये सेल वोमिटिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा कोशिका अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका के बाहर निकाल देती है। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं हैं, उनको हम अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, ठीक है। वेस्ट मटेरियल, इंग्लिश में वेस्ट मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस आपको समझ में आ गई होगी। और नीचे की तरफ डायग्राम में आपको दिखाना था हमें कि एंडोसाइटोसिस, यहाँ पर देख सकते हैं सेल के बाहर जितना भी फूड मटेरियल है वो सेल के अंदर आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से वेसाइकिल बन जाती है और ये एंडोसाइटोसिस कहलाता है, इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस ये दो फंक्शन हैं किसके? सेल के। तीसरा है निष्क्रिय अभिगमन। निष्क्रिय अभिगमन पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें देखो जो निष्क्रिय अभिगमन होता है उसमें ऊर्जा यानी जो एनर्जी होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार के अभियान में बिना ऊर्जा खर्च किए कुछ आयन, पानी के अणु आदि सेल मेम्ब्रेन से होकर सीधे ही अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। यह क्रिया सिंपल डिफ्यूज़न द्वारा होती है। तो सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का मूव करना यानी चलना, कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल या कुछ आयन जो होते हैं उनकी अगर कोशिका कला से बाहर की तरफ कंसंट्रेशन जाता है, सांद्रता ज़्यादा है, वो मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ मूव करने लगते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के वो अंदर की तरफ आने लगते हैं। अगर अंदर की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ से मूव करके बाहर की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो होती है ये सिंपल डिफ्यूज़न कहलाता है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे आप कमरे में सेंट की जो है सेंट की शीशी लेकर के आप थोड़ा सा सेंट एक कोने में थोड़ा सा छिड़क दें तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पूरे कमरे में उस सेंट की खुशबू फैल जाती है। तो सेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन, आप कोने में जहाँ पर छिड़का था वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वहाँ से मूव करके किधर चले जाते हैं जिधर लोअर कंसंट्रेशन थी, जहाँ पर वो मॉलिक्यूल नहीं थे। तो ये सिंपल डिफ्यूज़न है। तो ऐसे ही सेल में भी होता है कि बाहर की तरफ अगर मॉलिक्यूल या अंदर की तरफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, ठीक है, किसी भी सबस्टेंस के, तो वो सिंपल डिफ्यूज़न द्वारा अंदर या बाहर आसानी से आ जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं निष्क्रिय अभिगमन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें ऊर्जा की खपत नहीं होती है, ठीक है। अगला जो फंक्शन है सक्रिय अभिगमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, नाम से ही लग रहा है सक्रिय यानी एक्टिव, ठीक है। तो इसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इस प्रकार के अभिगमन में कोशिका झिल्ली में उपस्थित अनेक प्रकार के वाहक अणुओं कैरियर मॉलिक्यूल द्वारा ऊर्जा का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स में सांद्रता विभव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जानी है, ठीक है। अब कोई चीज़ ऐसी है जो अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो सिंपल डिफ्यूज़न द्वारा वो क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता है, ऊर्जा खर्च करके, मान लिया बाहर की तरफ कंसंट्रेशन कम है, अंदर की तरफ ज़्यादा है सेल के, तो जिधर कंसंट्रेशन कम है उधर से ज़बरदस्ती अंदर की तरफ, जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर की तरफ ढकेला जाता है। इसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और इसको कहते हैं सक्रिय अभिगमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यानी ये डिफ्यूज़न का उल्टा है। इसमें डिफ्यूज़न का उल्टा होता है कि जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर ही मॉलिक्यूल को मूव कराना, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के से होते हुए
ठीक है, उसको मूव कराना सेल के अंदर और सेल के बाहर की तरफ, ठीक है। तो जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उधर ही मॉलिक्यूल मूव करेंगे, तो इसको कहेंगे सक्रिय अभिगमन। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर, और ये जो डायग्राम हमने बनाए हैं इन डायग्राम को आपको बनाना है, होमवर्क में आपका यही काम है, और इन डायग्राम को बना करके आप लोगों को ग्रुप में डालना है।